हेरिडिटी चैप्टर में एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो मत करना। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को निकाल के देखो तो कहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, कहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ने बैठे भाई साहब, गारंटीड नहीं समझ आने वाला। और अगर आप इन लेक्चर्स को सारे के सारे एपिसोड्स को अच्छे से देखते हो, उसके बाद एनसीईआरटी को देखते हो, तब कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ एनसीईआरटी समझ में आएगी। बट ये जो लेक्चर है ना, ये जो चैप्टर है हेरिडिटी, वो छोटा चैप्टर है। अगर इसको आपको समझना है तो रिप्रोडक्शन में मैंने लेक्चर नंबर 1 लिया था, उसको अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जो लेक्चर है ना, उसमें मैंने बेसिक डीएनए की बात कर रखी है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, इन सब की बात कर रखी है। एंड अगर आपने वो पढ़ रखा है तो एकदम स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर के ना 3 हिस्से हैं। एक तो हमें वेरिएशंस के बारे में देखना कि वेरिएशंस आता कैसे है। दूसरा हमें ये देखना है कि मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, डाइब्रिड मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ये देखना है। फिर तीसरा हमें ये देखना है कि यार ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन के अंदर कैसे होता है। लोग कहते हैं कि लड़की हो गई तो मतलब माँ की गलती, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन उसमें होता क्या है, कौन है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो हम वहां पे देखने वाले हैं। देन आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, आपको ऐसी फील आएगी कि यार ये मैथ्स पढ़ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें ना हल्की सी मैथ्स भी है। एंड जिसमें मैथ्स इंक्लूड हो जाती है, दैट इज माय फेवरेट, वो मेरा फेवरेट बन जाता है। बायोलॉजी में मैथ्स आ रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। लोग कहते हैं पीसीबी अलग है, पीसीएम अलग है, बायोलॉजी में मैथ्स आ रही है इसमें। यहाँ पे ध्यान से देखना, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हाई फाई मैथ आ रही है, एक्स टू दी पावर 3, ई टू दी पावर एक्स, लॉग 10 वगैरह, कुछ नहीं। बहुत आसान है, सब कुछ सिंपल है। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी क्या होता है? विरासत होता है एक तरह से। विरासत में जो चीजें मिली है हमें, यानी कि मान लो विरासत में हमें ये मिला है, विरासत इन द सेंस कि मान लो हमारे जो मम्मी पापा थे उनकी आंखें जो है ब्लैक थी, ब्लैक आईज थी। तो वो जो ब्लैक आईज है मम्मी पापा की, अब हमारे में भी ब्लैक आईज ट्रांसफर हो गई, वो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो गया, ब्लैक आईज कैरेक्टर का ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ट्रांसफर 1 जनरेशन से नेक्स्ट में, मतलब मम्मी पापा से बच्चे में ट्रांसफर हो गया कैरेक्टर का। ये जो प्रोसेस है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर 1 जनरेशन टू नेक्स्ट या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है, दैट इज हेरिडिटी। ये चीज समझ आ गई। हेरिडिटी बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि मैंने बताया ना, ब्लैक आइज का एग्जांपल लिया, तो मम्मी पापा से उसका कैरेक्टर आया। अब सवाल उठता है ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन कुछ नहीं है यार। मान लो आप हो और आपके दोस्त हैं, तो आपके दोस्त है तो सेम स्पीसीज के, सेम स्पीसीज यानी अरे होमोसेपियन, दोनों होमोसेपियन से तो आते हैं। तो अगर दोनों होमोसेपियन से आते हैं, पर दोनों में डिफरेंस तो है। हो सकता है आप गोरे हो, आपका दोस्त एकदम काला, भाजी पाले जैसा दिखता हो, मतलब काला कैसा होता है एकदम, मतलब तवे जैसा दिखता हो हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है। बट वेरिएशन तो है, सेम स्पीसीज में भी वेरिएशन दिखते हैं, अलग अलग डिफरेंस दिखते हैं। आप गोरे, वो काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला है। अगर एक ही स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी की चीजें पाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है वो गोरा, और मतलब आपका दोस्त नहीं, चलो आप गोरे हो, आपका दोस्त गोरा नहीं, आपका दोस्त जो है वो काला रंग का है, एकदम काला जैसा, मतलब भूत जैसा दिखता है। इनफैक्ट लाइट जब चले जाते हैं तो दिखता तक नहीं है वो। एक वो हो गया, और एक आप जो कि उजाले में और अंधेरे में हमेशा चमकते ही रहते हो। तो दोनों में डिफरेंस है। सेम स्पीसीज के हो ना आप, होमोसेपियन यानी ह्यूमन है दोनों के दोनों, सेम स्पीसीज के होने के बाद भी दोनों में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज वेरिएशन। अरे जो अलग अलग चीजें होती है ना, जो बदलाव है, जो डिफरेंस है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुना होगा आपने, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो वो डिफरेंस है, दैट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन समझ आ गया, दैट इज डिफरेंस इन कैरेक्टर। कैरेक्टर में जो डिफरेंस है, देखो कैरेक्टर का अगर ट्रांसफर हो तो उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस हो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लो मैं वेरिएशन यानी जो कैरेक्टर में डिफरेंस है, और मैं हेरिडिटी यानी 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जो पास हो रहा है कैरेक्टर, उसकी दोनों की स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की स्टडी के पीछे मैकेनिज्म सेम है। दोनों को करवा कौन रहा है वो आगे देखेंगे। जो वेरिएशंस है और जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है वो एक ही बंदे की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। देन ये जो चीज है ना, हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दोनों जो चीजें हैं, इसको हम साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। मतलब साइंस है, उसमें बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। जैसे यार देखो, जो साइंस है उसको 3 हिस्सों में बांटा इन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी एक तो होता है कि इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं,
एक होता है कि लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस जो पढ़ते हैं ना हम अपने अंदर, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे तो वो प्लांट फिजियोलॉजी आता है। ये 11वीं क्लास में और डिटेल में देखने वाले हैं। अब अभी तक इतना समझो अभी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन सिर्फ उसी को स्टडी करना है जिस जिस ब्रांच के अंदर, जिस जगह के अंदर, जिस सेंटर, मतलब जो ऐसी जगह, जो ऐसी चीज है, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम इस चीजों को स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की, दैट इज बेसिकली जेनेटिक्स। उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है। अब जेनेटिक्स टर्म दिया किसने? कोई तो होगा जिसने टर्म दिया होगा। तो इस ये टर्म जो है विलियम बेटसन ने दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिक्स बाद में टर्म दिया गया जेनेटिक्स, बट इसके जो फादर है, फादर इन द सेंस कि जो इसको जो डिसाइड करता है कि मतलब शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन जैसे उस बंदे ने दिया, वो एप्पल अगर ना गिरता भाई साहब तो लॉज ऑफ मोशन ही नहीं आते, है ना, ग्रेविटी वगैरह सब डिस्कवर नहीं होता। तो अगर ये सारी चीजें ना होती, मान लो न्यूटन ही नहीं होते, तो फिर कैसे ये सारी चीजें होती। वैसे ही मेंडल पहला ऐसा बंदा भाई जिसने देखा, ऑब्जर्व करा कि यार ये वेरिएशन जो है इतने क्यों आ रहे हैं, ये हेरिडिटी क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड कोर्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये देखा किसने पहली बार? ये जो देखा वो उसने उसको जन्म दिया, उसका जन्मदाता है वो, जन्मदाता यानी उसका पिता है, यानी फादर। तो जेनेटिक्स का फादर कौन है? याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। उनके एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ना है, हमें मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखना है पूरे अच्छे से डिटेल में। तो जेनेटिक्स जो है उसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यार, ये जो अभी मैंने बोला कि हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों एक ही चीज की वजह से हो रहा है, वो चीज है क्या? हेरिडिटी यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर पास हो रहा है, और वेरिएशन अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? कौन है इसके पीछे? रीजन क्या है? कोई तो एक चीज होगा जो रीजन है। अगर कुछ भी चीज हो रही है तो उसके पीछे रीजन भी तो होगा। तो यार इसके पीछे जो रीजन है, हमारा जो बॉस है, बॉस कौन है? हु इज द बॉस? जो इसको डिसाइड कर रहा है हेरिडिटी को एंड वेरिएशंस को, जो डिसाइड कर रहा है वो कौन है पता है? दैट इज टिनिंग टिनिंग, वो है डीएनए। अपना डीएनए जिसको आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी 9th क्लास में, थोड़ा सा मतलब झलक देखा होगा। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड डीएनए की फॉर्म जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, सारी चीजें देख रखी है। तो डीएनए को ना थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, बिकॉज सारा का सारा चीज मैंने चैप्टर मतलब लेक्चर नंबर 1 में जब मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे ऑलरेडी डिटेल में करवा रखा है। तो मेक श्योर कि वो लेक्चर देख के जरूर आना, अंडरस्टैंडिंग तगड़ी हो जाएगी फिर आपकी। तो डीएनए को देखते हैं, डीएनए है क्या, थोड़ा सा झलक ले लेते हैं, ट्रेलर ले लेते हैं इसका। डीएनए के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट एज क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। इसका मतलब ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। भाई सेल तो पता है ना, है कि सेल भी नहीं पढ़ा? अभी कुछ दिनों पहले मैंने लाइव लिया था एक सेल का, उसको देख लेना जाके, ठीक है। सेल है, इसके अंदर ना डीएनए पड़ा होता है, बस धागे के फॉर्म में पड़ा होता है। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने बाहर दिखाया, तो इसके अंदर धागे पड़े हैं, बहुत सारे धागे, ठीक है। ये जो धागे जो बिखरे हुए ना, ऐसे ऐसे पड़े हुए धागे, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगा मैं। क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए होता है ना, उसका धागा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ना डीएनए है, ये मान लो मेरे पास है, तो ये पूरा डीएनए का एक धागा, बट इसको मैंने ऐसे बिखेर रखा है, कैसे भी ऐसे बिखेर रखा है, इस तरह से कैसे बिखेर दिया, तो ये डीएनए का धागा है। बट मान लो कि मैंने इसको कंडेंस कर दिया, अगर मान लो मैंने इसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने का मतलब ये होता है कि धागे को एक जगह लेकर के आ गया, तो ये पता है कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये कंडेंस क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को कंडेंस कर दिया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। अरे सिंपल सी बात है, डीएनए था ना मेरे पास, तो डीएनए तो ऐसा नहीं कि छोटा सा होगा ना, लंबा डीएनए होता है, बहुत लंबा, पता है इतना लंबा डीएनए होता है। एक सेल में, हमारी एक सेल में 2.2 मीटर, 2 मीटर के आसपास डीएनए होता है, पता है। और उसको कैसे लपेट लपेट के रखा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे ना, अगर एक सेल के अंदर रखना है सेल तो वो छोटी होगी, तो उसको हम कंडेंस कर देंगे। मान लो ये पूरा क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन धागा था डीएनए का, इसको ना मैं पूरी तरह से कंडेंस कर दूंगा। इसको जब मैं कंडेंस कर दूंगा पूरी तरह से, मैंने इसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब सारे धागे को एक जगह ले आया। बट प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये तो फिर वापस ऐसा बन जाएगा। तो इसको अगर मुझे पकड़ के रखना है, यानी इसको, ये जो धागे ये अलग अलग ना हो जाए, पकड़ के एक जगह पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा ना कि इसमें यहाँ पे मान लो मैं एक क्लिप लगा दूंगा, यहाँ पे एक क्लिप लगा दूंगा ऐसे करके, यहाँ पे मैंने क्लिप लगा दी। अब ये क्लिप मैं क्यों लगाऊंगा? ये जो क्लिप है ये इस धागे को पकड़ के रखेगी एक जगह पर,
और इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्लिप है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है। जो दिखा रहा है ना, मैंने यहाँ पे ब्लैक रंग का जो गोल गोल ऐसे बनाया है, ये वाली चीज ये प्रोटीन है जिसने ना इस धागे को पकड़ रखा है। अगर हम इसको जूम करें, इस क्रोमोसोम को अगर हम जूम करें तो ये ऐसा दिखता है। देखो, ये है उसकी क्लिप और ये है क्रोमोसोम के धागे। इसके अंदर बहुत सारे धागे हैं, सब एक जगह पे कंडेंस कर दिया इन्होंने। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्रोमोसोम है और ये प्रोटीन की क्लिप है, मतलब इसको पकड़ रखा है इसने ताकि वो धागे इधर उधर ना फैले। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, ट्रेड्स क्या होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ट्रेड्स जो है ना वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। ट्रेड दो तरह के होते हैं। ट्रेड मतलब फीचर्स, किसी भी बंदे के अंदर क्या फीचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप दिखने में अच्छे हो, है ना, और आपके बाल सुंदर है, आप गोरे हो, एकदम अच्छे खासे हो, है ना, इंटेलिजेंट हो, ये सारे आपके कैरेक्टर हो गए। सर इतनी तारीफ है हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए। दिस कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर मैंने बताया ना, यही आपके ट्रेट है। मतलब कैरेक्टर वर्ड की जगह मैं ट्रेट भी यूज कर सकता हूँ। अब ये जो ट्रेट है ये दो तरह के होते हैं। एक तो हो सकता है कि आपने ये कैरेक्टर अपने मम्मी पापा से एक्वायर करे हो, मतलब मम्मी पापा में जो कैरेक्टर था, मान लो ब्लू आइज थी, मम्मी पापा की ब्लू आइज थी, दोनों की ब्लू आइज थी, तो आपकी भी आइज जो है ब्लू हो गई, ब्लू आइज हिप्नोटाइज है, तो ब्लू आइज हो गई। तो क्यों हुई, क्योंकि मम्मी पापा की थी। तो वो कैरेक्टर जो है वो कहां से आया, मम्मी पापा से आया। वो कैरेक्टर, वो ट्रेट या कैरेक्टर आपने कहां से लिया, वो ट्रेट आपने लिया मम्मी पापा से। तो आपने उसको इनहेरिट किया है। इनहेरिट मतलब विरासत में मिला है यार। प्रोसेस तो हेरिडिटी होता है, बट विरासत में वो चीज मिली है ना आपको, ब्लू आइज विरासत में मिला है ना, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट करे, मतलब पेरेंट्स से हमने लिए उस ट्रेट को, है ना। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना जो हमने पेरेंट्स से लिए हैं, इसकी खास बात यह है कि एक तो ये ट्रांसफर हो गया, दूसरा हम इसको आगे भी भेज सकते हैं। हम जानबूझ के नहीं भेजते, लेकिन डीएनए खुद भेज देता है इसको। ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाता है इस कैरेक्टर का वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर। मान लो आपके घर में सब गोरे हैं, एकदम गोरे गोरे, फेयर लवली लगाने की जरूरत ही नहीं है, फेयर लवली लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो स्किन कलर सबका गोरा है, सब फेयर दिखते हैं, तो आप भी फेयर होंगे, ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड आई कलर, फॉर एग्जाम्पल ब्लू आइज है अगर मम्मी पापा दोनों की, तो आपकी भी 100% ब्लू आइज होनी है। और नोज शेप की बात करें, कुछ किसी की नोज पतली होती है, किसी की चपटी होती है, किसी की लंबी होती है, तो मम्मी पापा की अगर लंबी नोज है तो आपकी भी लंबी होने के चांस है ना। एंड अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो मान लो ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है। मम्मी पापा को जो ब्लड ग्रुप होगा, अगर आप मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप मेरे को बता दो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। सिलेबस में नहीं है, बट इसको हम सीखेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में ना इसको डिटेल में सीखा जाता है कि ये ब्लड ग्रुप निकाला कैसे। मम्मी पापा को ना सवाल आता है वहां पे कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप इज इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब उसको इनहेरिट किया गया है, वो कोई खुद ब्लड ग्रुप चेंज नहीं हो जाता। अब कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो ना हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, यानी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल को मेरा मन किया कि भाई साहब मैं तो बॉडी बनाऊंगा, अब एकदम तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, और मैंने अपना वेट कर लिया 100 किलो, इतना बड़ा हो गया कि ये व्हाइट बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है और मैं कैमरे में भी नहीं आ पा रहा। कल को ऐसा हो गया मान लो, तो फिर उसके बाद ये जो कैरेक्टर है, क्या ये मेरे जो ऑफ स्प्रिंग है, जो मेरे बच्चे है, उसमें ट्रांसफर होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेट है ना जो मैंने गेन करा, वो मैंने अपनी लाइफ में करा। ये कोई डीएनए चेंज नहीं हुआ इससे कि मैंने वेट चेंज कर लिया तो डीएनए चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे टीचिंग पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो मतलब ऑफ स्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उनको भी टीचिंग पसंद हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये ट्रेड मैंने एक्वायर करा है अपने लाइफ में। जब मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे टीचिंग एक बार करा तो मेरे को लगा कि हाँ भाई इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो इसकी मैंने और प्रैक्टिस करी, तब जाके टीचिंग थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग हुई। तो इस तरह से ये तो मैंने एक्वायर करी, प्रैक्टिस करके नॉलेज ली थोड़ी सी कि टीचिंग कैसे की जाती है, एक्वायर किया सब कुछ। तो ये मैंने ट्रेड जो है अपने लाइफ में गेन करा है। एक्वायर करना यानी कि कुछ करना, गेन करना। तो वो जो ट्रेट है ना मेरा, वो एक्वायर्ड ट्रेट है, उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहा जाता है। वेट गेन हो गया, नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, मान लो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप वीडियो बहुत अच्छा एडिट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके बच्चे बचपन से वीडियो एडिट करने लग जाएंगे, नहीं, उसको तो सीखना पड़ेगा ना, स्किल तो सीखनी पड़ेगी। तो एक्वायर्ड ट्रेट, और मतलब कोई भी स्किल है, कोई भी चीज है, वो एक्वायर्ड ट्रेट में आ गई क्योंकि वो एक्वायर करी है ना। और कोई भी जो मम्मी पापा से आई है वो चीजें, स्किन कलर, आई कलर, ये सारी चीजें ये इनहेरिटेड ट्रेट्स में आ गई। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में ना टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना मत भाई बिल्कुल भी देख करके कि डरते जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से रिवीजन पर्पस के लिए। मतलब शुरू में हम ट्रेलर होता नहीं, फिल्म आती है पहले, फिल्म से पहले ट्रेलर नहीं आता कि भाई साहब फॉर एग्जाम्पल तारे जमीन पे 2 आ रही है तो उसका ट्रेलर आ रहा है, देख रहे हो आजकल, है ना, दिख रहा है ना, ₹100 महीने दे दो यूट्यूब मांग रहे हैं, है ना। तो वो जो ट्रेलर है ना, जो मतलब वही दिखाने वाला मैं यहाँ पे कि यार ये है इस चैप्टर में, इस चीजों को हमें देखना है। डीएनए ऑलरेडी पता है ना। डीएनए क्या है? एक हेरिडिटी यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर उसका धागा बना दूं मैं, दैट इज क्रोमेटिन। अगर उसको मैं कंडेंस कर दूं तो उसको क्रोमोसोम बोलूंगा। अच्छा, अब जो डीएनए होता है ना, डीएनए उस पे ना सारी जगह काम की नहीं होती। मान लो ये डीएनए, जूम जूम, ये डीएनए है। अगर ये डीएनए है तो यार इसमें सारी जगह काम की नहीं है। मान लो ये जगह है, ये वाली जगह ये काम की है, और यहाँ पे लिख रखा है कि उस बंदे का स्किन कलर कैसा होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां पे। स्किन कलर के बारे में वहां पे लिखा हुआ है, उस किस तरह से लिखा है, कोड के फॉर्म में लिखा है। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, मैंने बताया था चैप्टर 1 बोल रहा हूँ बार बार, एपिसोड 1 ऑफ रिप्रोडक्शन में बताया है ना। तो वहां पे हमने देखा था डीएनए जो होता है उसका फंक्शनल पार्ट होता है। फंक्शनल यानी काम का, बाकी सब काम के नहीं है, नालायक है। लेकिन स्किन कलर जो है वो काम का है, क्योंकि उससे पता चलेगा ना स्किन का कलर कैसा रखूं। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शनल पार्ट, उसको हम कहते हैं जीन। जीन से पहन के डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है, तो यार ध्यान से सुनना। जो क्रोमोसोम होते हैं ना, अगर उसकी एक ही कॉपी हो, मतलब एक हो, मान लो यहाँ पे मैं अकेला खड़ा हूं तो मुझे हैप्लॉइड बोल सकते हैं। बट मेरे साथ एक और बंदा, मेरी फोटोकॉपी अगर खड़ा है, मान लो मेरा जुड़वा है, मेरा ट्विंस है, अगर खड़ा है वहां यहाँ पे, और मैं उसको ओए कैसा भाई तू पढ़ा ले, मैं जाऊं यार मैं तो थक गया तो उसको अगर वो भी यहाँ पे और मैं भी हूं तो हम दोनों यहाँ आते हैं, तो फोटोकॉपी है, एक दूसरे की फोटोकॉपी अगर सामने रखी हुई है, तो अगर क्रोमोसोम की 2 सेट हो, यानी एक खुद हो क्रोमोसोम और एक उसकी फोटोकॉपी हो, तो 2 सेट हो गए। अगर 2 सेट है तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। इन सबकी डेफिनेशन में लिखवाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। आप सोच रहे हो कि बस इतना बता के निकल जाओगे ना, पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए तो ये एपिसोड लेके आया हूं। और अगला देखो, डोमिनेंट है और रेसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट या एलील क्या होता है, पहले तो ये समझो एलील क्या होता है। भाई एलील को हम आगे समझने वाले हैं, अभी इतना समझो आप कि डोमिनेंट यानी वो जो स्ट्रॉन्ग है, रेसेसिव यानी वो जो कमजोर है। जैसे आपके घर में बड़ा भाई जो है बहुत, मतलब वो होता है कि डोमिनेंट हो जाता है कि मैं तो भाई, जैसे मान लो मम्मी ने बोला कि चाय बना दी है, तो बड़े भाई ने ना खुद नहीं किया, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो उसने अपने छोटे भाई को बोला, ओए चल चाय बना चल। तो चाय बनाने के स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 अपने भाई को पकड़ो, स्टेप 2 उसको मारो अगर ना माने तो, स्टेप 3 उसको किचन में खींच के ले जाओ और चाय बनवाओ। तो उस तरह से आपने करा तो डोमिनेंट हो आप। डोमिनेंट यानी स्ट्रांग हो आप, तभी तो आप कर पाए, अदरवाइज वो आपसे स्ट्रांग होता तो कैसे कर लेते। तो बेचारा जो छोटा भाई है दैट इज रेसेसिव, एंड आप हो डोमिनेंट, तभी तो आपने सारा हैंडल कर लिया, स्ट्रांग हो आप। अब ये होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, अभी ऐसे समझो कि मान लो मैंने 2 चीजें सेम ले ली। मान लो एक लेटर मैंने ले लिया कैपिटल टी, एक और लेटर ले लिया मैंने कैपिटल टी, तो दोनों सेम है। सेम मतलब होमो, ये चीज याद रख लेना, बायोलॉजी में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ये चीज याद रखना। बायोलॉजी में ना भाई साहब अगर टर्म्स आ जाते हैं ना समझ में, तो पूरा बायोलॉजी आराम से हो जाता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता। आप कोई सा भी चैप्टर देख लो, अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है, अमाइलेज, सेलेब्री अमाइलेज पढ़ा था तो अमाइलेज वर्ड का मतलब अगर पता है तो सारी की सारी चीजें हो जाएगी। तो टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कैपिटल टी अगर दोनों एक साथ है तो दोनों सेम है ना, अगर दोनों सेम है तो हम इसको कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस की कंडीशन है। अगर मान लो मैंने लिया स्मॉल टी, क्या ये दोनों सेम है? मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा बड़ा, मैं ये कह रहा हूं क्या सेम है या अलग है? सेम है। अगर ये सेम है देन इट इज होमोजाइगस। ये भी सेम, ये भी सेम। अच्छा, अब एक कंडीशन लेते हैं, मान लो मैंने लिया कैपिटल टी और एक लिया स्मॉल टी, तो यार इसमें तो अलग अलग है, एक तो कैपिटल एक स्मॉल है, तो अलग यानी डिफरेंट यानी हेट्रो, तो ये है हेट्रोजाइगस की कंडीशन। एंड जो होमोजाइगस कंडीशन होती है ना उसको हम कहते हैं प्योर कंडीशन। प्योर मतलब कोई मिलावट नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, जबकि इसमें मिलावट है, बड़े में छोटे की मिलावट है। तो ये जो मिलावट है ना, दिस कंडीशन इज नॉट प्योर, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंडीशन। हाइब्रिड यानी मिक्स, मिक्स है ना, ये मिक्स हो रखा है, कैपिटल और स्मॉल मिक्स हो रखा है, मिक्स मतलब हाइब्रिड। तो ये है हाइब्रिड कंडीशन, दिस इज हाइब्रिड कंडीशन। देखो होमोजाइगस प्योर हो गया, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड हो गया।
अब यार ये फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, बार बार पूछा जाएगा कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, ये सब चीजें पूछेंगे। तो ये फिनोटाइप क्या होता है, देखो फिनोटाइप मतलब ये होता है कि मान लो प्लांट है, अगर वो टॉल है तो दिखने में कैसा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, तो जो बाहर से अपीयरेंस है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, दैट फिजिकल अपीयरेंस इज फिनोटाइप। मतलब मैंने पूछा कि ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये कैसा है, तो आप बोलोगे क्या, ये तो सिंपल सी बात है, ये प्लांट जो है ये टॉल है, तो आपने इसका फिनोटाइप बताया क्योंकि आपने बाहर से कैरेक्टर को देखा। बट अगर आप जेनेटिक लेवल पे जाकर के देखो, तो मैंने पूछा ये बताओ जरा कौन सा जीन है, अगर वो टॉल है तो कौन सा जीन है उसके अंदर, तो आपने बोला कि वो ना कैपिटल टी है उसका जीन। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, बस अभी समझ लो कि कैपिटल टी एक जीन का नाम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो टॉल है, दैट इज टॉल, और मैंने जीन बताया, जीन यानी कि कैपिटल टी। अगर आपसे पूछे कि फिनोटाइप बताओ तो आप बोलना टॉल, अगर आपसे पूछे जीनोटाइप बताओ तो आप बोलना कैपिटल टी, उसका जीन क्या है, जीन का कंपोजिशन क्या है, दैट इज जीनोटाइप। ये चीज समझ आ गई, तो ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। हम आगे इसको डेफिनेशन वाइज देखने वाले, तब और डिटेल में समझेंगे। एक एक करके टर्म्स की बात करते हैं, पहले क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को समझते हैं डिटेल में अच्छे से। तो क्रोमेटिन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो अभी मैं मेम्ब्रेन नहीं दिखा रहा, मैंने उसके अंदर जो क्रोमेटिन रखा हुआ वो दिखा रहा हूँ। क्रोमेटिन कैसे रखा होगा, ऐसे करके धागे बिखरे होंगे, जैसे भी मोड़े तोड़े चमोड़े कैसे भी करके, मतलब ये धागे बिखरे हुए हैं। क्रोमेटिन जो है ऐसे कैसे भी करके धागे बिखरे होते हैं, ठीक है। अब ये धागे, एक बात बताओ मेरे को, अगर धागे उलझे हुए हैं, एक केस लेकर के चलो, मान लो ऐसा करते हैं कि किसी ने बोला कि आपके पास जो धागे की गिट्टी है उसको आप पूरा निकाल दो और उलझा दो, और उसने बंदे ने बोला कि आप ना मुझे आधा धागा आप दे दो आधा खुद रख लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप वापस उसको गिट्टी में डालोगे, धागे की गिट्टी में, एंड फिर आप अगर आधा आधा देना है तो उसको बीच में से मान लो कट कर दिया और उसको दे दिया आधा आधा करके, लाइक अ चॉकलेट। तो अगर उसको दे दिया धागे को, तो ऐसा आपने कब कर पाए, जब आपने धागे को कंडेंस करा। अगर आप धागे को कंडेंस ही ना करते तो उसको बराबर हिस्से में कैसे बांटते। तो अगर मान लो ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में क्रोमेटिन है, यानी डीएनए के धागे ऐसे बिखरे हुए हैं, इस तरह से डीएनए के धागे अगर बिखरे हुए हैं, तो अब मुझे इसको आधे आधे हिस्से बांटना है। क्यों, क्योंकि मुझे अब गैमिट बनाना है। गैमिट बनाते टाइम जब सेल डिवीजन होता है, सेल अलग अलग होती है, सेल डिवाइड करते हैं, तो ये जो धागे हैं क्रोमेटिन ये कंडेंस कर जाते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर ये 46 अलग अलग क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाते हैं, 46 अलग अलग धागे बन जाते हैं इसके। तो 46 तो बना नहीं सकता भाई, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे दो तीन बना देता हूँ, एक ये है, दूसरा ये है क्रोमोसोम, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो मतलब ये जो धागे है ना, ये धागे कंडेंस होकर ऐसे बन गए। और हमारे ह्यूमन सेल में ये कितने धागे ऐसे कितने होते हैं, एक दो तीन, ये स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन सेल में वो होते हैं 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं 23 पेयर्स। अच्छा 23 पेयर्स का मतलब समझे क्या होता है, देखो यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे एक लाइन खींची हमने, यहाँ पे लाइन खींची, ये लाइन किस चीज की है, ये लाइन उस चीज के, सेल ऐसे डिवाइड होगी, इसके बीच में से सेल का बंटवारा होगा, बंटवारा हो। अगर टोटल 46 है तो इधर 23 क्रोमोसोम होंगे, इधर 23 होंगे, तो 23 चले जाएंगे अलग, 23 अलग चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा भाई, गैमिट बनाते टाइम ऐसा होगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं गैमिट बनाते कैसे, सारी चीजें देखने वाले हम। तो अभी ये समझो कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस अगर हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है उसको मैंने बताया था, जैसे क्लिप क्लिप पकड़ता कौन है उसको, क्लिप जो है प्रोटीन की बनी होती है। तो यानी कि क्रोमोसोम के अंदर दो चीजें होती है, डीएनए होता है, डीएनए, अरे वो जो क्रोमेटिन है वो डीएनए ही तो है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। अब ये चीज तो समझ आ गई, ऑलरेडी मैंने समझा रखा था इसको, बस रिवाइज कर लिया हमने। अब देखते हैं ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, इसका क्या चक्कर है, ये चीज समझ नहीं आती। देखो अगर मान लो मेरे पास क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का नाम है 1, इसका नाम है 2, नाम दे देता हूं, इसका 1 नाम है, इसका 2 नाम है, और ये जो क्रोमोसोम है इसका नाम है 3, ठीक है। सपोज अब मैं इसमें चलूं, तो मैंने ये देखा कि यार मैं ये देख रहा हूं जो क्रोमोसोम 1 है ना, क्रोमोसोम 1, इसका नाम भी 1 है, और वो जो क्रोमोसोम 1 है उसकी एक और फोटोकॉपी रखी हुई है,
ऐसी बात है। देखो इसमें 1 तो सिर्फ एक ही बार था, लेकिन इसमें 1 2 बार है। अच्छा, क्रोमोसोम 2 भी इसमें 2 बार है, मतलब हर एक क्रोमोसोम की फोटोकॉपी करके बैठे हैं ये। हर एक क्रोमोसोम जो है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 2 है, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, 23 पेयर्स होता है। तो जो पहला जो जोड़ा है, मान लो ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा क्रोमोसोम का, थर्ड पेयर। तो हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, जो क्रोमोसोम 1 था उसके जैसा एक और है, उसका जुड़वा। जो क्रोमोसोम 2 है उसके जैसा एक और है, जो क्रोमोसोम 3 है उसके जैसा एक और है। ये क्या है भाई, मतलब हर एक क्रोमोसोम की फोटोकॉपी बैठी हुई है वहां पे। तो अगर क्रोमोसोम की फोटोकॉपी उसके साथ है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर है, इसको 2 सेट बोलते हैं, 2 कॉपीज या फिर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉइड। देखो डिप्लॉइड में डी डाई वर्ड है, डाई, डी आई डाई, डाई मतलब 2 होता है। तो 2 क्या, 2, अरे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो दैट इज डिप्लॉइड, वो डिप्लॉइड वाली कंडीशन है। और अगर हमें क्रोमोसोम नंबर को दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, 2n, 2n से दिखाते हैं। मान लो कहीं लिखा है ना 2n, कि उस कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है 2n है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है, यानी हर एक क्रोमोसोम की एक फोटोकॉपी एग्जिस्ट करती है। यानी दो दो हो गए ना, एक ही टाइप के 2 हो गए। क्रोमोसोम नंबर 1 2 बार है, क्रोमोसोम 2 2 बार है, क्रोमोसोम 3 2 बार है, सब 2 बार है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बार है, एक ही फोटोकॉपी उसकी है क्रोमोसोम की, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट, सिर्फ एक ही सेट अगर है, तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम दिखाते हैं n से। n इज द हैप्लॉइड कंडीशन और 2n इज द डिप्लॉइड कंडीशन। कुछ नहीं यार, टेंशन ना लो, बस ये दिखाने का तरीका है कि अगर डिप्लॉइड है तो 2n बोल दिया। बार बार डिप्लॉइड हैप्लॉइड नहीं लिखते, बड़े आलसी है। साइंस में आलसी बहुत है, सारे के सारे साइंटिस्ट जो है ना बहुत आलसी है, हर चीज को शॉर्टकट में लिख देते हैं। सोचो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन बनाई थी, उसको छोटा कर करके कैसे लिख दिया था, वैसे ही यहाँ पे छोटा कर करके क्या कर रहे हैं इसको ना, इन्होंने डिप्लॉइड बार बार नहीं कह रहे, ये कह रहे 2n, 2n यानी डिप्लॉइड कंडीशन है। डिप्लॉइड कंडीशन क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन मतलब क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होता है, दैट इज डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट हो, उसे हैप्लॉइड कहते हैं, और उसको हम दिखाते हैं n से। ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है ना कि डिप्लॉइड जो है, सारी की सारी जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, सारी की सारी सेल्स है, दैट इज डिप्लॉइड। यानी हर एक सेल के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्रोमोसोम की एक और फोटोकॉपी बसी हुई है वहां पे। मतलब क्रोमोसोम 1 है वैसे 2 है, क्रोमोसोम 2 है वैसे 2 है, हर चीज की 2 2 है, मतलब 2 2 फोटोकॉपी उसकी, 2 2 चीजें उसकी, 2 2 क्रोमोसोम हर सेट, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है हर सेल्स में। बट जो हमारे जो गैमेट होते हैं ना, अगर मेल है तो उसमें स्पर्म सेल गैमेट होगा, और अगर फीमेल है तो उसमें ओवम होगा, एक्स सेल होगा गैमेट। तो इन दोनों में, चाहे स्पर्म सेल की बात करें या फिर एक्स सेल की बात करें, इनके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ऐसा क्यों यार, ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर एग सेल, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, मान लो कि ये एग सेल है, दिस इज एग सेल। एग सेल मतलब क्या, अरे फीमेल से आया, और ये है स्पर्म, ये स्पर्म है। तो देखो एग सेल जो होता है वो एन होता है, यानी हैप्लॉइड, और जो स्पर्म सेल होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, दिस इज स्पर्म सेल। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड। अगर एग सेल एन है और स्पर्म सेल भी एन है, तो अगर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो फर्टिलाइजेशन, इन्हीं दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना जाइगोट बनता है, जाइगोट, जाइगोट ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और जो जाइगोट है वो 2n होता है। अच्छा ठीक है, और ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर मोरुला, ब्लास्टुला, ये अलग अलग स्टेजेस आती है, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पूरा का पूरा मान लो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म भी 2n ही होता है, ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो 2n। अब ध्यान से सोचना, अगर ये 2n होता, एग सेल भी 2n होता, स्पर्म सेल भी 2n होता, दोनों 2n होता, तो यार फर्टिलाइजेशन के बाद ये 4n हो जाता, तो फोटोकॉपी 4 4 हो जाती। उसको हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड कंडीशन। अबे भाई साहब, तुम डिप्लॉइड हैप्लॉइड तो समझ नहीं आता हमें जल्दी से, हैप्लॉइड अब तो समझ आ गया होगा, मैंने समझा दिया। तो टेट्राप्लॉइड कैसे समझोगे, मतलब 4n कंडीशन हो जाएगी। खुद सोचो, अगर ये हैप्लॉइड ना होता और ये भी हैप्लॉइड ना होता, मतलब इसके पास भी 2n होता, इसके पास भी 2n होता, तो दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन के बाद 4n नहीं हो जाता। इसीलिए समझदारी ये निभाते हैं कि जब भी गैमेट बना रहा होता है ना कोई बंदा,
जैसे मान लो कोई गैमिट हमारे बॉडी के अंदर, हम जानबूझ के तो खुद हो रहा होता हो तो गैमिट, तो 2n जो सेल है जब भी वो गैमिट बनाती है, गैमिट जब भी बनाए तो उसकी खास बात यह है कि वो हैप्लॉइड बनाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसने 2n ही रहने दिया तो भाई साहब फिर तो हर बार 4n। अच्छा चलो यहाँ पे 4n है, अब ये अगर मान लो ये लड़का है तो जो लड़की होगी वो भी तो 4n होगी, कहीं ना कहीं से वो भी तो 4n आई होगी क्योंकि उसके उसके पेरेंट्स भी 2n थे। 4n मिलके फिर 8n हो जाएगा, 8n मिलके 16n हो जाएगा, आगे जा करके ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए गैमिट बनाते टाइम ना 2n का n करना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पे, 23 पेयर्स है, इसीलिए 23 क्रोमोसोम भगवान को देने थे, बट हर 23 की एक और फोटोकॉपी डाल दी उन्होंने, ताकि उन्हें पता है ना कि 2n को n बनाना पड़ेगा, फिर n जो है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा 2n, ये सारी चीजें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि n और n मिलकर के 2n बनाया, और 2n एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशंस, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जो ह्यूमन है उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो ह्यूमन डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड यानी 2n इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम 46। तो ह्यूमन के लिए क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 46 होता है। अगर उन्होंने पूछा चलो बेटा ये बताओ कि उनके गैमिट में कितने होंगे, तो आप बोलोगे अरे गैमिट में n होगा, इसका आधा कर दो 23। तो ह्यूमन के गैमिट में जब वो हैप्लॉइड होते हैं तो 23 क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉयड होते हैं उसकी पूरी सेल्स, सारी की सारी सेल्स उसकी डिप्लॉयड होती है, तो 2n इज इक्वल टू 46 हो गया। फॉर ह्यूमंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 46, बट गैमिट में n इज इक्वल टू 23। एलील, ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, समझ नहीं आने वाला पूरा चैप्टर भी, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एलील होता क्या है, देखो मैंने बोला जीन, देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में एक ऐसा फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि काम का होता है, जिसे हम जीन कहते हैं। अब जीन पे लिखा क्या होता है, मान लो जीन पे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो जीन है उस पे मान लो लिखा है कि प्लांट की हाइट कैसी होगी, उस जीन पे लिखा है प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट दो तरह की हो सकती है, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। प्लांट या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो ये दो अल्टरनेट जो फॉर्म है ना, जीन क्या है प्लांट हाइट, बट उसके अल्टरनेट, अल्टरनेट इन द सेंस कि दो कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि कोई इंसान है, तो इंसान इज बेसिकली अ जीन, बट वो इंसान कैसा होगा, अच्छा या फिर बुरा। जो अच्छा या बुरा, जो उस इंसान की डिफरेंट फॉर्म्स है, इंसान की डिफरेंट फॉर्म्स अच्छा और बुरा है, तो वो जो अलग अलग फॉर्म है इंसान की, दैट इज एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन जो है जैसे प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट के डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकते हैं, या तो लंबा होगा प्लांट टॉल, या फिर ड्वार्फ, दो कंडीशंस हो गई। तो ये जो दो अलग अलग कंडीशन है ना, दो अलग अलग रूप है, दो अलग अलग फॉर्म है एक ही जीन। जीन क्या है, प्लांट हाइट का जीन है, प्लांट हाइट का जो जीन है उसकी दो कंडीशंस क्या है, टॉल और ड्वार्फ की कंडीशंस है। तो ये दो कंडीशन जो है ना, इस कंडीशंस को हम कहते हैं एलील। आगे समझ, इंसान दो तरह के अच्छे बुरे, ये जो अच्छा बुरा ये एलील है, और जो इंसान मैंने बोला वो जीन है। जीन के अलग अलग फॉर्म, इंसान के अलग अलग फॉर्म, अच्छा बुरा, हाँ समझ आ गया। तो एलील जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, इसको हम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन भी बोलते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, टू और मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ अ जीन दैट आर लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम। जैसे मान लो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का ये मान लो इस क्रोमोसोम का नाम था 1, इसका एक और सेट भी तो होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि ये तो डिप्लॉयड की बात हो रही है। प्लांट जो है वो डिप्लॉयड है, यहाँ पे जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं वो डिप्लॉयड है। हम मटर के पौधे की बात कर रहे हैं, पाइसम से टाइप है मटर, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो डिप्लॉयड है। तो उसके अंदर मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो वो 2 बार होगा ना, है ना। अब मान लो एक जीन पे, एक क्रोमोसोम पे लिखा है टॉल, दूसरे वाले पे लिखा है इसका उल्टी कंडीशन यानी कि ड्वार्फ, उल्टी कंडीशन लिखिए, एक पे लिखा है टॉल, एक पे लिखा है ड्वार्फ। यार ध्यान से देखो, ये तो सेम क्रोमोसोम थे ना, बस उसकी फोटोकॉपी थी। और सेम क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमोसोम है, जो उसकी फोटोकॉपी है क्रोमोसोम की, पहली और दूसरी जो क्रोमोसोम की फोटोकॉपी है, बस अंतर इतना ही तो है, वो जुड़वा है दोनों। नंबर 1 जो क्रोमोसोम है दोनों जुड़वा है, बट अंतर सिर्फ इतना सा है कि एक पे टॉल लिख रखा है, दूसरे पे ड्वार्फ लिख रखा है, बस इतनी सी चीज चेंज है। तो उसके फॉर्म चेंज हो गए। जीन क्या है, प्लांट, मतलब प्लांट हाइट का जीन यहाँ भी है, प्लांट हाइट का जीन यहाँ भी है, अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लांट हाइट टॉल वाला जीन है, यहाँ पे ड्वार्फ वाला जीन है, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में।
तो ये अल्टरनेट फॉर्म हो गए, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं दिस इज एलील, ये एलील है। अच्छा ये चीज समझ आई। जैसे प्लांट हाइट है तो उसके टू फॉर्म हो गए, टॉल और ड्वार्फ। जो टॉल है ना वो डोमिनेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने डोमिनेंट समझाया, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रॉन्ग वाली चीज होती है उसे डोमिनेंट कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। एंड जो कमजोर है बेचारा उसको रेसेसिव कहा जाता है, वो है ड्वार्फ। तो डोमिनेंट एलील बोलो, एलील यानी कि डिफरेंट फॉर्म। तो एक कैरेक्टर है जो कि मतलब टॉल जो है ना वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट एलील कौन है, टॉल वाली कंडीशन। टॉल जो है वो कैरेक्टर जो टॉल है ना वो डोमिनेंट ट्रेट है, पहचान जो है उसकी वो लंबा है ना वो टॉल है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। बट अगर हम जीन की बात करें तो इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होगा वो कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी मतलब टॉल का जीन होता है। मैंने पूछा फिनोटाइप बताओ तो आप बोलोगे टॉल है, दिख रहा है तो टॉल दिख रहा है। लेकिन मैंने पूछा चलो जीन के लेवल पे बताओ जा करके, तो आप बोलोगे अच्छा मैं जीन के लेवल पे गया तो मैंने देखा कि उसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है दोनों में। मतलब जो क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ भी ये जो है मान लो अगर दोनों टॉल है, सेम क्रोमोसोम है, एंड जैसे मान लो क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 2 है, दिस इज क्रोमोसोम 2, तो इस पे प्लांट हाइट लिखा हुआ है और मान लो दोनों पे टॉल लिखा हुआ है, तो इस पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, इस पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, तभी तो टॉल हुआ। ठीक है। एंड ड्वार्फ में क्या होता है, ड्वार्फ में दोनों के दोनों स्मॉल टी होते हैं। ये जो कंडीशन है ना स्मॉल टी वाली, ये ड्वार्फ की कंडीशन है। मतलब प्लांट जो है ड्वार्फ होगा, उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो स्मॉल टी है, लेकिन उसका फिनोटिपिक अपीयरेंस, फिनोटाइप क्या है, ड्वार्फ। एंड जीनोटाइप कैपिटल टी अगर हो तो टॉल, और अगर स्मॉल टी हो तो ड्वार्फ। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि तभी आगे समझ आएगा फिर हमें। अगर नहीं समझ आ रहा ना तो पीछे जाकर के फिर से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बिना कोई से भी क्रॉस समझ नहीं आने वाला, और क्रॉस समझ नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में तो क्वेश्चन वहीं से आना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। अब देखो, अब क्योंकि जो टॉल वाला जो जीन है वो टी और टी उसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है ना। कंडीशंस क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो टी, मेरे पास दोनों टी है, एक टी एक स्मॉल टी, दो जीन है ना, अल्टरनेट फॉर्म क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, अल्टरनेट फॉर्म एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब हमें तो दो कॉपी चाहिए, दो जीन चाहिए हमें तो, कि दो जीन क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो प्लांट है उसके पास टू कॉपी है ना क्रोमोसोम की, इसीलिए। तो हो सकता है कि दोनों कैपिटल टी हो, या हो सकता है दोनों स्मॉल टी हो। क्योंकि भाई साहब ध्यान से सुनो, जो जीन है वो दो होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो डिप्लॉयड है प्लांट्स, इसीलिए। तो कैपिटल टी दो बार आ गया, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। होमो यानी सेम, सेम कंडीशन है। डोमिनेंट क्यों बोला, क्योंकि टॉल का कैरेक्टर है कैपिटल टी, इसलिए। तो ये जो कंडीशन है होमोजाइगस को हम प्योर भी बोलते हैं, ऑलरेडी बता रखा है। अब इसकी बात करते हैं, ये होमोजाइगस तो है बट क्योंकि ये स्मॉल टी यानी कि डॉर्फ की कंडीशन है तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेसेसिव। एंड क्योंकि स्मॉल टी दोनों सेम है तो प्योर कंडीशंस हो गई, होमोजाइगस कंडीशंस प्योर कंडीशंस। ओके। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कैपिटल टी का जीन हो एक स्मॉल टी का हो, तो अगर ऐसा है तो उसको आप बोलना हेट्रोजाइगस कंडीशन, वो हाइब्रिड की कंडीशन हो जाएगी। और अब जब हम क्रॉस को समझेंगे ना एक एक करके तभी हमें समझ आने वाली सारी चीजें। बट पहले ये देख लेते हैं कि एग्जाम में सवाल आ रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील में डिफरेंस क्या है। डोमिनेंट और रेसेसिव एलील में डिफरेंस ये है कि डोमिनेंट एलील जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, रेसेसिव वीक होता है। अब इसको डिनोट करना है ना मेरे को, तो मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, मान लो कैपिटल टी कैपिटल वी, इससे डिनोट करूंगा। लेकिन इसको डिनोट करना होगा तो मुझे स्मॉल टी से या स्मॉल वी से डिनोट करना होगा, स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूं मैं इसको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझना, मान लो दो अगर बड़े भाई है, दो बड़े भाई सेम मतलब सेम है, सेम दिखते हैं, जुड़वा है, तो दोनों भाई अगर मतलब कोई काम कर रहे हैं वो, तो दोनों भाई की चलेगी वहां पे। कुछ भी अगर करना है तो दोनों भाई की चलेगी। लेकिन मान लो दोनों भाई साथ में तो दोनों भाई की चली, लेकिन अगर एक बड़ा भाई साथ में है और एक छोटा भाई है तब किसकी चलेगी, बड़े भाई की चलेगी ना। तो अगर बड़े भाई की चलेगी तो बड़े भाई का जो करना है वो कंडीशन उसकी एक्सप्रेस होगी। यानी देखो यार समझ आएगा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डोमिनेंट एलील है ना वो अगर कैपिटल टी के फॉर्म में होगा, दोनों बड़े भाई है, तो जो प्लांट है ना वो टॉल होगा, क्योंकि बड़े भाई की जो कंडीशन है वो एक्सप्रेस होगी वहां पे। बड़े भाई की कंडीशन क्या है, टॉल वाली।
अब अगर हेट्रोजाइगस है तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों साथ में, तब भी अगर ऐसा है बड़ा भाई छोटा भाई दोनों साथ में अगर है, तब भी छोटे भाई की तो चलने ना वाली, बड़े भाई की चलेगी। यानी कि ये प्लांट जो है तब भी टॉल होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि यार अगर जेनेटिक मेकअप जो है, अगर किसने बोला कि कैपिटल टी है तो आप बोलोगे जो प्लांट है वो टॉल है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो आप बोलोगे जो प्लांट है दैट इज ऑल्सो टॉल, वो भी टॉल ही है। क्यों? क्योंकि तब भी बड़े भाई की चलनी है। मतलब बड़ा भाई अगर वहां आ गया, कैपिटल टी अगर वहां दिख रहा है तो उसकी ही चलेगी, चाहे एक बार दिखे या दो बार दिखे। अगर तो दो बार दिख रहा है तो दैट कंडीशन इज होमोजाइगस, क्योंकि दोनों एक सेम है। एंड अगर एक ही बार दिख रहा है और एक बार छोटा भाई दिख रहा है, दोनों अलग अलग है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ठीक है, रेसेसिव एलील की बात करते हैं तो यार ये बहुत वो है, मतलब लाचार है। जब छोटे भाई साथ में होंगे ना तभी एक्सप्रेस कर सकता है। सोचो बड़ा भाई गया कहीं घूमने के लिए, लेकिन छोटा भाई अकेला है और उसी छोटे भाई का एक जुड़वा भाई भी है, तब तो छोटे भाई की चलेगी ना। छोटे भाई की जब ही चल सकती है जब सिर्फ छोटा भाई हो वहां पे। अगर सिर्फ छोटा भाई होगा तभी वहां पे उसकी कंडीशन चलेगी। छोटा भाई यानी कि जो प्लांट है वो अब होगा डॉर्फ। और ऐसा कब होगा भाई? जब आप ये देखो कि होमोजाइगस कंडीशन है तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। सवाल एग्जाम में आता है, क्या रेसेसिव अलील अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन तो ये है, इसमें कैसे एक्सप्रेस कर देगा? इसमें तो बड़ा भाई भी है, बड़े भाई के सामने तो वो डरता है। होमोजाइगस कंडीशन जब होगी, यानी जब छोटे भाई होंगे, टी जब छोटा वाला टी होगा दोनों, तभी एक्सप्रेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस क्या है? तो फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस। जैसे मान लो मैंने बोला वो टॉल दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? बाहर से उसका अपीयरेंस कैसा, बाहर से कैसा दिख रहा है, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज फिनोटाइप। बस वर्ड दे दिया है, बाहर से कैसा दिख रहा है, फिनोटाइप, दैट इज फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप क्या होता है कि यार उसके अंदर जीन कौन सा है। जैसे टॉल है तो टॉल कौन सा हो सकता है? या तो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि टॉल होने के लिए कम से कम एक बड़ा वाला टी तो होना चाहिए। तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर एक बार भी कैपिटल टी आ गया तो आप समझ लेना कि ये जो है ना, ये टॉल है। टॉल क्या है? इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? यानी अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, कमेंट में आंसर करना, सवाल क्या है ये बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है, सवाल ये है कि अगर मान लो टॉल है कोई चीज, कोई प्लांट है जो टॉल है, तो उसके जेनेटिक मेकअप जो है दो पॉसिबल है। कौन कौन से दो जेनेटिक मेकअप उसके पॉसिबल है? मतलब जेनेटिक जीनोटाइप कौन कौन सा हो सकता है? अगर प्लांट इज टॉल, क्वेश्चन सुनो, अगर प्लांट इज टॉल तो दो कंडीशंस हो सकती है, दो तरह के जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं। कौन कौन से ये बताओ? वो ये ऑलरेडी दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना, बट फिर भी एक बार कमेंट कर दो ताकि याद हो जाए। एंड अगर दोनों स्मॉल है ना, तब तो यार छोटे भाई ये दोनों, तब तो चलो डॉर्फ की चलेगी, फिर तो डॉर्फ वाली कंडीशन हो जाएगी। तो द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मेंडल ने बोला कि मैं टॉल और डॉर्फ कैरेक्टर को ले रहा हूँ, तो इस पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्यों करूं? अगर इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कोई मेरा एक्सपेरिमेंट खराब ना हो जाए, यानी कि क्या पता ये मेरा वहम हो। तो उसने क्या किया, अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, उसने टोटल 7 कैरेक्टर लिए, उसको चैन नहीं आता। 7 कैरेक्टर उसने लिए और बोल दिया कि ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। डोमिनेंट रेसेसिव इस चीज में बांट दिया, किसको डोमिनेंट कह रहे हैं, किसको रेसेसिव कह रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर लिए। उन्होंने लिया सीड शेप, उन्होंने बोला सीड का जो शेप है या तो राउंड होगा, और अगर राउंड होगा तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। रिंकल्ड हो गया मतलब झुर्रीदार अगर बीज हो गए, टेढ़े मेढ़े मतलब बीज होगा, मतलब देखा होगा आपने। अगर मैं मटर के दाने को, मटर के दाने की ही बात हो रही है, अगर मैं मटर के दाने की बात करूं तो वो मतलब मुरझा सा जाता है थोड़ा सा, अगर उसको फ्रिज में रखते हैं कुछ दिनों तक, तो उसे रिंकल्ड कहते हैं। वैसे रिंकल्ड कंडीशन हो गई। और उन्होंने लिया सीड कलर को, सीड कलर जो है येलो रंग का होता है, ये चीज याद रखना। क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ मैं, येलो ग्रीन दिख रहा है, इधर भी ग्रीन येलो दिख रहा है, येलो ग्रीन दोनों में दिख रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सीड कलर में आप ये चीज याद रखना कि डोमिनेंट जो है वो येलो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वाली अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, और वो याद हो गई तो ये भी अपने आप याद हो जाएगी। मैं कह क्या रहा हूँ, इसको याद रखना है बस। सीड कलर जो है येलो डोमिनेंट होता है, इसको याद रखो। मतलब अगर पीले रंग की बीज है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है उसका, जो पी प्लांट है उसका, ठीक है, येलो रंग की बीज। तीसरा है पॉट शेप। अब पॉट शेप कैसा हो सकता है? या तो जो पॉट शेप यानी होता नहीं जिसमें से मटर खोल के निकालते हो, मटर बेचारे उसके अंदर रहते हैं कपड़े पहन के एकदम छुपे हुए, और तुम उसको खोल खोल के ऐसे निकालते, तो फिर वो अगर फूला हुआ है, अगर वो फूला हुआ है एकदम, तो उसको हम कहेंगे फुल। अगर वो चिपटा हुआ है, कुछ ऐसे मटर नहीं होते इसके चिपटे हुए होते हैं, थोड़े फली उसकी चिपटी होती है, तो वो हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो फुला हुआ है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, जो चिपटा हुआ है, वो रेसेसिव ट्रेट है। ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो, ये तो इसके अपीयरेंस है ना, ये चीज इसकी अपीयरेंस है, यानी ये इसका फिनोटाइप है। बट मैं ये पूछूं कि यार इसका जीनोटाइप क्या? तो हमने ये देखा कि इसका जीनोटाइप जो है उसके हम अपने हिसाब से नाम दे दे रहे हैं। तो हमने बोला कि अगर राउंड है तो उसका जो जीन है वो कैपिटल आ रहा है, क्योंकि डोमिनेंट के लिए कैपिटल यूज होता है।
अगर रेसेसिव रिंकल तो स्मॉल आ रहा है, मतलब इसी का स्मॉल कर देते हैं, इसी का स्मॉल, ये नहीं कि डब्ल्यू लिख दो ना, इसी जैसे कि आर है ना कैपिटल आर, तो इसका जो रेसेसिव ट्रेट है वो क्या होगा, तो उसमें उसका स्मॉल कर दो, स्मॉल लेटर लिख दो। जैसे मान लो सीड कलर है तो वो येलो होगा तो कैपिटल वाई जीन होगा उस पर, और अगर ग्रीन होगा तो स्मॉल वाई के फॉर्म में बोलो। पोर्ट शेप जो है फुल होगा तो एफ, बड़ा वाला एफ, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तो छोटा वाला एफ। एंड पोर्ट कलर की बात करें तो ग्रीन होगा तो डोमिनेंट, ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप याद हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो। और एक और बात बताऊं कि अब तो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको 12th क्लास में, क्यों, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें वो क्या करते हैं कि खुद ही दे देते हैं डोमिनेंट कौन सा और रेसेसिव कौन सा है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये इसमें खास बात है। बाकी आपको क्रॉस करके दिखाना होता है तो क्रॉस तो हम अगले वाले एपिसोड में एकदम डिटेल में सीखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, आगे के जो 2 एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना, उसको अगर नहीं देखा तो फिर क्या चैप्टर, फिर तो चैप्टर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली शुरुआत तो कल ही होने वाली है, ये तो एकदम बेसिक था आज का। तो अगर पोर्ट कलर जो है वो ग्रीन हो तो कैपिटल जी से दिखाएंगे, दिस इज डोमिनेंट, और स्मॉल जी से दिखाओ तो येलो, ये रेसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर जो है वॉयलेट रंग का हो तो वी से दिखाऊंगा, एंड स्मॉल वी से दिखाऊंगा व्हाइट रंग का होगा तो। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो हो सकता है कि जो फ्लावर है, जो पी प्लांट में जो फ्लावर है, या तो हो सकता है एक्सिस पे हो, एक्सिस पे यानी कि मान लो ये यहाँ से तना निकल रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है, ब्रांचेस निकल रही है इसकी, तो यहाँ पे जो है फ्लावर है एकदम यहाँ पे इसके एकदम पास में, एक्सिस के एकदम पास में, तो उसको हम कहेंगे एक्सियल कंडीशन, कैपिटल ए से दिखाया इसको मैंने। और अगर मान लो दूर है, ये एक्सिस है लेकिन एक्सिस से दूर है, एकदम लास्ट टर्मिनल, टर्मिनल यानी लास्ट, लास्ट वाले पार्ट में अगर फूल लगे हुए हैं तो वो टर्मिनल कंडीशन है, और इसको मैं टी से नहीं दिखाऊंगा, इसे ए से दिखाया तो इसका रेसेसिव ट्रेट है ना, तो इसको मैं स्मॉल ए से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये तो हम अभी देखते आ रहे हैं शुरू से ही कि स्टेम हाइट, यानी कि आप बोल सकते हो स्टेम लेंथ या फिर प्लांट की हाइट, वो या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, एंड अगर टॉल होगा तो उसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे, और अगर डॉर्फ होगा तो डी से नहीं स्मॉल टी से दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आप यहाँ लिख रहे हो उसका स्मॉल लेटर वहां दिख रहा है, यहाँ पे उसका स्मॉल, यहाँ पे उसका स्मॉल। अब सारे के सारे ट्रेट एक बार रिकॉल करते हैं। मान लो देखो सीड में 2 ट्रेट लिए इन्होंने, सीड का शेप लिया और कलर लिया, पोर्ट के भी 2 ट्रेट लिए, पोर्ट का शेप और पोर्ट का कलर लिया, फ्लावर में भी 2 ट्रेट लिए, लेकिन स्टेम लेंथ में इन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया है। तो इसको रिकॉल करते हैं एक बार ध्यान से। सीड कलर की बात करते हैं, सीड कलर, तो सीड कलर जो है वो हमारा येलो ग्रीन हो सकता है, येलो इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन इज द रेसेसिव। सीड कलर की बात हो गई, तो सीड शेप क्या हो सकता है, राउंड रिंकल्ड हो सकता है, 2 ट्रेट हो गए। तीसरा अब हम बात करेंगे, सीड की बात हो गई, फ्लावर की बात करते हैं थोड़ा, तो फ्लावर या तो एक्सियल पोजीशन होगी या टर्मिनल पोजीशन होगी। फ्लावर का जो कलर है या तो वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा। फिर पोर्ट शेप की बात करें तो पोर्ट शेप फुल होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोर्ट जो कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। तो ये कितने 6 ट्रेट हो गए। और जो लास्ट वाला है वो कौन सा, हमारा स्टेम की लेंथ जो या तो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। ये सारा का सारा पूरा टेबल याद रखना है, मैंने आपको रिकॉल करके बता दिया बिना देखे, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर ये याद हो गई, ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, 1-2 बार देख लेना, लेकिन अगर याद हो गई तो बढ़िया रहेगा। तो आगे के जो क्रॉस है, जो भी हम करेंगे, जो भी चीजें सीखेंगे, मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। अगर आपको ये चैप्टर का लेक्चर 1 ये वाला समझ नहीं आया तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्लिक करके लेक्चर 1 देख लो उसका, और एडिटी के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो वहां वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।